हेलो एवरीवन, दिस साइड डॉक्टर अमित कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी CSIR चैनल पर। सो डियर ऑल, चैनल है हमारा वाईफाई स्टडी CSIR नेट और मेरा रेफरल कोड है अमित S10। सर क्यों बता रहे हैं कोड को और क्या है ये CSIR नेट चैनल? चलिए हम दोनों चीज़ों के बारे में आपको भी बताते हैं, बट जस्ट अ मिनट। सबसे पहले हम लेक्चर के बारे में डिस्कस कर दें, किस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं। चूंकि आप ऑलरेडी जानते हैं बेसिस एंड डायमेंशन का हम कंसेप्ट भी डिस्कस कर चुके हैं और एक दो हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ द क्वेश्चंस। इवन दो थोड़ा सा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भाई हम ऑलरेडी पिछले जो हमारे कौन कौन से टॉपिक हैं जिसके बारे में हम वर्कआउट कर चुके हैं, क्या क्या हमने वहां पर पढ़ा था। ठीक है, बट फॉर्मली सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेरे अदर क्लासेस को, जानते हैं कि कौन कौन सी मेरी अदर क्लासेस हैं। So the first class is the 45-day crash course। मंडे टू फ्राइडे होती है, 11:30 AM पर होती है और प्लेटफॉर्म होता है जी वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। क्या है जी प्लेटफॉर्म? वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल। तो जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं आपको बताऊंगा कि वाईफाई स्टडी CSIR नेट क्या है। सो जानिए, वाईफाई स्टडी CSIR नेट एक चैनल है यूट्यूब पर। आप जब यूट्यूब पे जाएंगे और सर्च करेंगे लिख करके वाईफाई स्टडी CSIR नेट, देन डेफिनेटली यू विल गेट द नेम ऑफ द चैनल। और चैनल पे क्लिक करके आपको क्या होगा, जैसे ही आपने चैनल पे क्लिक किया सो आपको क्या होगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद मेरी सारी वीडियोस एक ही प्लेस पे पा सकते हैं। दैट मीन्स अगर आप चाहते हैं मेरी ओल्ड वीडियोस को, जैसे कि 45 डे कोर्स चला हुआ है, इसमें आई थिंक 32 के करीब हमारे पास वीडियोस हो चुकी हैं, और आप चाहते हैं कि हम सारी वीडियोस को देख लें, सारे लेक्चर्स को हम इंफॉर्मेशन क्या क्या है उसके अंदर, तो हम सबको देख लें, सारे क्वेश्चंस को लगा सकें। सो दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, आपको वहां जाना होगा प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में आपको सारी एक साथ मिल जाएंगी जी, rather than टू सर्च कि एक एक करके हम सर्च करें। दैट इज ए एडवांटेज ऑफ दिस चैनल। तो चलिए, ये क्लास कब होती है? इसका टाइमिंग होता है जी 11:30 AM और होती है जी मंडे टू फ्राइडे। तो क्या सारी क्लासेस आपकी वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर ही है? नहीं। तो चलिए जानते हैं कहां पर है फिर और अदर प्लेसेस कौन से हैं। सो द अनदर क्लास इज द स्पेशल क्लास। स्पेशल क्लास ये क्या होती है सर? स्पेशल क्लास जिसमें हम डिस्कस करते हैं सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है जी, PY क्यों चले हुए हैं आजकल इस समय? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि एवरीडे होती है। और क्या टाइमिंग, क्या प्लेटफॉर्म होता है? अनअकैडमी। तो सर पहले तो आपका वाईफाई स्टडी CSIR चैनल था, अब अनअकैडमी हो गया, तो क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं? तो आंसर आता है जी यस, आप इसको एक्सेस कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना होगा? अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाके लिखोगे तो मिलेगा आपको, उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने मोबाइल में और अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसके बाद नाउ यू कैन एक्सेस दिस क्लास। सो जस्ट ये फ्री होती है जी, आप एक्सेस कर सकते हो। टाइमिंग क्या होता है सर इसका? इसका टाइमिंग होता है जी 9:30 PM, बट इसका टाइमिंग हम चेंज करते रहते हैं, इसलिए आप क्या करें, फॉलो वाले बटन पर क्लिक करके रखें सो दैट आप सारी क्लासेस को इजीली एक्सेस कर सको। इज इट ओके? दैट्स गुड। नाउ देन, तो व्हाट इज अनदर क्लास? नीचे क्या लिखा है सर? ये तो प्लस क्लास लिखी है। प्लस क्लास क्या होती है सर? प्लस क्लास होती है जिसमें हम पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड करते हैं। इस समय हम हमारी जो प्लस क्लासेस चली हुई हैं वो लीनियर अलजेब्रा के लिए चली हुई हैं। आप जाकर के देख भी सकते हो, ये जो है वही लोग देख सकते हैं जो कि जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ हो, लेकिन आप कंटेंट देख सकते हैं। तो उसमें हमने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर किया हुआ है कि पहले कौन सा हम टॉपिक लेंगे, फिर कौन सा, फिर देन कौन सा, और कब तक हमारा ये कंप्लीट होगा। मेगा टेस्ट होता है हर 4 क्लास के बाद, हम इसके अंदर क्या डालते हैं, आपके लिए डाउट सेशन रखते हैं। सो दैट मीन्स डेफिनेटली काफी स्ट्रांग हो जाता है, कंसेप्ट भी दिया जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कशन किया जाता है, हर की पॉइंट पे हमें क्या फोकस करना है और कौन सा पॉइंट ऐसा है जो रिमार्केबल है, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं जी। प्लेटफॉर्म क्या होता है जी? प्लेटफॉर्म होता है जिसका अनअकैडमी। तो सर इन दोनों क्लासेस का तो अनअकैडमी है, तो क्या हम प्लस क्लास भी देख सकते हैं? तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था, आप बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको लेना होगा सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का हम प्रोसेस बता देते हैं जी आपको। क्या प्रोसेस है? आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में लिखना होगा जाकर के अनअकैडमी अ लर्निंग ऐप। जैसे ही आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखा, सो यू विल गेट अ सम एप्लीकेशन ऐप मिलेगा आपको, इंस्टॉल कर लीजिए, अकाउंट बनाइए। अकाउंट बनाने के बाद जाइएगा नेट एग्जाम कैटेगरी पे, क्लिक कीजिएगा CSIR UGC नेट बटन पे एंड क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन। जैसे ही आपने क्लिक किया, यू विल रीच टू दिस पेज। इस पेज पे क्या दिया हुआ है सर? 1 मंथ
3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ की सब्सक्रिप्शन की डिटेल दी गई है। डिटेल मीन्स भाई आपको कितना पेमेंट देना होगा। फॉर एग्जाम्पल यू आर थिंकिंग कि मैं 12 मंथ का तो ले ही लेता हूँ जी, तो 11,550 यानी कि कॉस्ट क्या पड़ी, 963 रुपया पर मंथ। लेकिन एक और भी एडवांटेज क्या, अगर आपने गिफ्ट पैड के बराबर में रखा हुआ छोटा सा कोड यानी कि अमित S10 यूज कर लिया, क्या कोड है जी, अमित S10, ये मेरा रेफरल कोड है। माय नेम इज अमित SN10। सो S फॉर सेव 10%। तो कितना सेव कर लिया जी आपने, 10% सेव कर लिया, यानी कि जो 11,550 थे ये हो जाएंगे आपके 10,395 रुपए, और पर मंथ कोस्ट देखें तो क्या 866 रुपए, और अगर मैं पर डे की कोस्ट देखूं तो 28 से 29 रुपए। तो बहुत ही नॉमिनल है, बहुत ज्यादा बिग इशू नहीं है, क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि आप सारे एजुकेटर्स की क्लास को एक्सेस कर सकते हो, द फर्स्ट थिंग राइट, सबके पीडीएफ नोट्स आपको मिल सकते हैं, सबके डाउट सेशन में आप आ सकते हो। सो दैट मीन्स एनी हो आपका पूरा सिलेबस, पूरा जो कंटेंट है वो कंप्लीट कराया जाता है। जैसे ही आपने प्रोसीड टू पे पे लिखा, सो आप मूव कर जाएंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन द प्रोसीड टू पे बटन। तो आप पहुंचेंगे उस पेज पे जिसमें वो आपसे पूछेगा नेट बैंकिंग से आप अपना पेमेंट करना चाहते हो, या क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो, या फिर आप ईएमआई मोड ऑप्ट करना चाहते हो। सो दैट इज अप टू यू, आप जिससे भी करना चाहे ऐसे कर सकते हैं। जस्ट नॉमिनल इंफॉर्मेशन को फॉलो कीजिएगा जो भी उसने गाइडलाइन दी होंगी, और यू विल गेट योर सब्सक्रिप्शन। तो चलते हैं सबसे लास्ट, अब लास्ट फॉर्मल स्लाइड पर, जिसमें हम डिस्कस करते हैं क्या स्ट्रेटजी और एग्जाम पैटर्न। काफी सारे लोग न्यू होते हैं, उन लोगों को मालूम होना चाहिए कि किस स्ट्रेटजी से हम स्टार्ट करें, उन लोगों ने पहले क्या स्ट्रेटजी रखी थी, कितना कट ऑफ गया, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एंड लॉट ऑफ सच टाइप ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल एट दिस प्लेस। तो आपको ये सब मिल जाएंगे जी यहाँ पर। नाउ देन सेकंड थिंग, हाउ टू मैनेज CSIR नोट्स। कैसे हम मैनेज करें CSIR नोट को। तो CSIR नोट को मैनेज करना अभी अपने आप में एक कला है, यहाँ पर ये दी गई है जी, ये दोनों आपको जरूर देखने चाहिए। जो मैंने आपको वहां एग्जैक्टली कन्वे करने की कोशिश की है वो आप जरूर देखिएगा। नाउ देन लिस्ट फॉर द बुक ऑफ CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेज, ये भी यहाँ पर दिया गया है, और सारे जो लिंक दिए हैं ये सारे के सारे आपको पहुंचाएंगे वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर, वाईफाई स्टडी CSIR नेट चैनल पर, जो कि यूट्यूब पर अवेलेबल है जी। तो लिंक से जाएं आप, चाहे वहां प्लेलिस्ट से जाएं, दोनों से ही आप एक जगह पहुंचेंगे। तो चलिए जी अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज हम आपके लिए क्या क्या क्वेश्चंस लेके आए हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये भी डिस्कस कर दूं आपको बिफोर गोइंग टू द क्वेश्चन, कि देखिए हम लास्ट लेक्चर में जान चुके थे लीनियर कॉम्बिनेशन के बारे में, हम ये भी जान चुके थे कि लीनियर स्पान, सारे लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम एक सेट में रख दें दैट इज अ लीनियर स्पान। लीनियर स्पान के बाद हमने क्या इन्फॉर्मेशन निकाली थी, हमने देखा था जब लीनियर स्पान हमारे पास आ गया है, सो दैट मीन्स हमने Li और Ld को, यानी कि वो जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो जीरो ट्रिवियली हो, दैट मीन्स सारे CI जीरो हो जाए, तो हमने बोला लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और अगर एटलीस्ट वन CI यानी कि जो भी हमने स्केलर लिया था उनमें से एक भी नॉन जीरो हो, तो हमने बोला कि भाई ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स ले रहे हो दैट इज अ लीनियरली डिपेंडेंट। यानी कि आर्बिट्रेरी सेट पे भी लेके देखा हमने, जब वेक्टर के सेंस में आया तो हमने Li Ld की भी बात की। जब हमें Li Ld का भी पता लग गया तो तब हमने क्या कहा, चलिए जी हम बेसिस बनाते हैं, यानी कि एक ऐसा सेट हमने लिया वेक्टर्स का जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है और स्पान भी करता हो वेक्टर को। सो दैट मीन्स पूरे वेक्टर स्पेस को स्पान कर रहा है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है वो सेट। तो हमने क्या कह दिया जी, दैट इज नथिंग, दैट इज ए बेसिस। दैट मीन्स बेसिस से मतलब यानी कि पूरा का पूरा वेक्टर स्पेस जो बेसिस में एलिमेंट है उसे जनरेट कर सकते हैं। भले ही वेक्टर स्पेस में इनफिनिट एलिमेंट हो और बेसिस में फाइनाइट एलिमेंट हो, तो हम बोलते हैं बेसिस में जितने एलिमेंट वही उसकी डायमेंशन होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने वहां पर आपको दी थी। फिर हमने बेसिस डायमेंशंस के बारे में, बहुत सारी कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया था, कुछ की पॉइंट्स भी आपको जो होने चाहिए मालूम उन सब के बारे में भी डिस्कस किया था, और क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे। तो ये तो हमारा एक शॉर्ट रिवीजन रहा उस टॉपिक के लिए। अब चलिए मूव करते हैं हम अपना क्वेश्चन पे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत सारे फॉर्मूले भी हमने डिस्कस किए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, हमें यहाँ पर दिया हुआ है लेट V बी द वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस तो दे दिया जी, क्या डायमेंशन दी गई है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है हमारे पास। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, दी गई है जी हमें 5, एंड W और Z दो इसके सब स्पेस है। हमने क्या कहा, W और Z दो इसके सब स्पेस है वेक्टर स्पेस V के, जिसमें डायमेंशन ऑफ W भी गिवन है हमें
व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ W? डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू 3 है और डायमेंशन ऑफ Z इज व्हाट? डायमेंशन ऑफ Z इज इक्वल टू हमें गिवन है 4. देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द डायमेंशन ऑफ द इंटरसेक्शन. व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डायमेंशन ऑफ द W इंटरसेक्शन Z? क्या क्या पॉसिबल इसके पास डायमेंशन हो सकती है? सर ऐसा क्यों कह रहे हो? पॉसिबल क्यों? ऐसा क्या मतलब हुआ? चलिए जी इसको भी समझाते हैं आपको बेटा. आप एक छोटा सा फॉर्मूला जानते हो. क्या फॉर्मूला जानते हैं? हम जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पर W2 लिख लेते हैं, W2 Z की जगह, इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2, ओके, एंड देन माइनस डायमेंशन ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2. W1 W2 के इंटरसेक्शन की माइनस करनी है जी, और दोनों की डायमेंशन तो हमें दी है इसने. अगर मैं कहूँ कि मेरे पास W और Z की दोनों की डायमेंशन दी गई है, 3 और 4 है आपके पास. अगर हमें इसकी पॉसिबल चीजें मिल जाएं, क्योंकि इसके लिए हमारे पास क्या है? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 के लिए वी हैव सम बॉन्ड. बॉन्ड का हमारे पास फॉर्मूला होता है. क्या होता है सर? हमें जल्दी से बता दीजिए. मैं अभी बताता हूँ जी आपको. क्या होता है? इसकी डायमेंशन हमेशा ही डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 हमेशा लाई करती है किससे? लेस और इक्वल टू. सो व्हाट इज दैट? मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W प्लस, हमने हमारे पास Z है तो W1 एंड W2 आपने लिया है ना, कॉमा डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस के मिनिमम से, और ग्रेटर और इक्वल टू होती है मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 कॉमा डायमेंशन ऑफ W2 से. अच्छा, ऐसा फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए हमेशा. तो जब हमें ये मालूम हो गया कि इसकी, यानी कि अब मिनिमम देखो जी, लेस और इक्वल टू यानी मिनिमम ऑफ, अब हमारे पास डायमेंशन ऑफ W कितना? 3. डायमेंशन ऑफ W2 कितना? 4. दैट मींस 3 प्लस 4 कितना हो गया जी? 7. सो यानी कि मिनिमम ऑफ 7 कॉमा वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी गिवन? 5. सो दैट मींस ऑफ 5 क्या हुआ जी? मिनिमम. दैट मींस दैट इज लेस और इक्वल टू 5 आ गया जी. ओके, सो दैट मींस अ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज लेस और इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगी? जो भी इन दोनों में मैक्सिमम है. तो मैक्सिमम कितना है जी इन दोनों का? द मैक्सिमम इज व्हाट? मैक्सिमम इज 4. सो 4 के बराबर या फिर 5. तो इसके पास कैसी सिचुएशन बन गई जी? आपके पास कैसी सिचुएशन बनी? मीन्स क्या हुआ? आपके पास डायमेंशन ऑफ W किसके बीच में लाई कर गई? 4 और 5 के बीच में लाई कर गई. 4 और 5 के बीच में लाई कर गई तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हुई? या तो डायमेंशन आपके स्पीड, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 क्या हो सकती है? आइदर 4 होगी या फिर आपके पास 5 होगी. यही सिचुएशन है ना. तो अब आप अपने फॉर्मूले में रखिएगा, इफ डायमेंशन इसके पास अगर 4 हो, तो हमने चॉइस 4 रखी, तो वो 4 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है आपके पास बेटा? दिस इज मींस W डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 कितना हुआ? 3 प्लस 4 दैट मींस 7, और डायमेंशन ऑफ W1 intersection W2. So this implies that dimension of W1 intersection W2 is nothing that is equal to 7 में से आपके पास 4 गए तो कितने बचे? 3. वैसी पहली पॉसिबिलिटी आ गई जी आपके पास 3. और अगर आपके पास इफ आपके पास इसकी डायमेंशन कितनी है? 5 ले लिया आपने. 5 ली तो क्या होगा जी आपके पास? 5 इज इक्वल टू सिंपली 3 प्लस 4 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2. सो यहाँ से क्या इंप्लाइज हुआ? डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू कितना आ गया जी आपके पास? दैट इज 7 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 2. सो दोनों पॉसिबिलिटी आ गई कि या तो डायमेंशन आपके पास इंटरसेक्शन की 2 हो सकती है या फिर डायमेंशन इंटरसेक्शन की 3 हो सकती है. हो इसमें ऑप्शन नहीं दिए थे हमने, क्योंकि हमें तो ये क्वेश्चन करना है. सो नो मैटर व्हाट एवर इज द ऑप्शन, वी हैव टू बी गेट द एग्जैक्ट. तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई इससे? हमें सिंपली इन्फॉर्मेशन मिल गई है जी, जब भी कभी ऐसी पॉसिबिलिटी की बात करें इंटरसेक्शन की डायमेंशन की, तो हमें बॉन्ड वाला फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए कि हमारे पास ये बॉन्ड का फॉर्मूला पड़ा हुआ है जी इसमें यहाँ पर, राइट, दिस वन. और हमें
बॉन्ड निकालना है, उसके बाद पॉसिबल वैल्यूज को रख करके अलग अलग डायमेंशन से इंटरसेक्शन की डायमेंशन को निकालना है जी। तो चलिए अब मैं चेक कर लेता हूं सबसे पहले कि हमारा सॉफ्टवेयर प्रॉपरली वर्किंग कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, सो दैट आगे हम कंटिन्यू करेंगे अकॉर्डिंगली। इज इट वर्किंग प्रॉपरली? यस, दैट्स वर्किंग प्रॉपरली, सो नो प्रॉब्लम। लेट अस कम टू द next question. What is the next question? Let V is equal to M2 cross 2, the vector space of 2 cross 2 matrices, and let W1 be the subspace of those matrices whose second row is sum is 0. तो देखो बेटा, इसको समझने की कोशिश करना, what examination want to convey you. इसने सबसे अच्छी बात की दिया क्या दी एग्जामिनेशन ने? एग्जामिनर ने कहा कि आपके पास जो वेक्टर स्पेस है उसके अंदर 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का ही है, ठीक है ना, इसके अंदर 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस आ रही हैं, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस तो आप बना सकते हो। क्या हमने लिखा? इसने कहा कि W1 क्या है? W1 be the subspace of those matrices whose second row is 0, whose second row is 0। तो हमने क्या कहा जी? ए बी सी डी, इसमें तो कैसी थी? ए बी सी डी, ये सारी थी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, लेकिन इसमें हमारे पास W1 में क्या सेकंड रो को कहा है जी, रो को। तो सेकंड रो का मतलब आपके पास सी और डी की वैल्यू क्या हो गई जी? 0 हो गई जी। सो ए बी 0 0, यही तो बात हुई, यानी कि ए बी 0, आपके पास सी भी 0 है और डी भी 0 ही है, यही तो बात हुई। ऐसी मैट्रिसेस फर्स्ट थिंग। नाउ देन W2 क्या दिया गया है जी हमें? W2 is the subspace of those matrices whose second column is 0। सेकंड कॉलम इज 0 का मतलब क्या हुआ जी? आपके पास B और D की वैल्यू, यानी कि AC तो ऐसे ही रहे, B की वैल्यू 0 और D की वैल्यू 0, राइट? यानी कि आपके पास B भी 0 हो गया है जी और D भी 0 हो गया। तो आपने W1 भी बना लिया है जी, W2 भी बना लिया है। तब आपसे क्या पूछा गया? देन डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 आपको निकालना है, राइट ना? तो डायमेंशन ऑफ W1 W2 जब भी हम निकालने की तरफ चलते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले आता है कौन सा फॉर्मूला? भाई डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। तो क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए आपको इसके लिए निकालने के लिए सम की डायमेंशन? आपको तो अलग अलग दोनों की W1 की भी डायमेंशन चाहिए, W2 की भी चाहिए और इंटरसेक्शन की भी चाहिए। कैसे निकालें सर? अरे आपके सामने है, देखो अगर आप W1 को इस फॉर्म में लिखो रीअरेंज कर करके, सिंपली एक वेक्टर की फॉर्म में ए बी 0 0, ठीक है। सो आपके पास ए और बी कितने हैं टोटल? इसमें कितने फ्री वेरिएबल्स हुए सर? तो सिर्फ सिंपली इंप्लाइज कर दिया ना उसने, वहां से भी देख सकते थे और इस फॉर्म को चूंकि हम जनरली ज्यादा देखते हैं तो इसलिए आप यहां से भी देख सकते हो। कितना हुआ जी? डायमेंशन ऑफ W1 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली आप डायमेंशन ऑफ W2 क्या कहेंगे? W2 हमारे पास बना A 0 C एंड 0, तो इससे क्या मिला जी? डायमेंशन ऑफ W2 इज इक्वल टू भी 2 आ गई हमारे पास। डायमेंशन ऑफ W1 भी 2, डायमेंशन ऑफ W2 भी हमारे पास 2 आ गई। सर अब इंटरसेक्शन कैसे निकालें? अरे बच्चा लोग, इसीलिए तो मैंने इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखा कि जिससे आप देख सको कि इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है। इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आया? दोनों में से ए कॉमन आ गया, इसमें से कोई कॉमन नहीं है, आगे हमारे पास कोई भी कॉमन नहीं है जी। तो इसने क्या इंप्लाइज कर दिया बच्चा पार्टी? W1 इंटरसेक्शन W2, कितने वेरिएबल्स फ्री हैं? सिर्फ एक ही है सर। तो इंटरसेक्शन में तो हमारे पास डायमेंशन 1 आ गई जी, तो इंटरसेक्शन की डायमेंशन 1 हो गई। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास। क्या क्या आ गया जी? डायमेंशन ऑफ 2, यानी कि 2 + 2 - 1, कितना बचा जी? 4 में से 1 जाके 3। तो क्या इंप्लाइज हुआ? डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 3। सो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। इज इट ओके? दैट्स गुड। सो हमें इन छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखना है, जब भी ऐसा कोई फॉर्मूला है सीधा अप्रोच कीजिएगा जी। यहाँ पर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है? व्हाट इज दैट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस? अरे सर इतने बड़े बड़े इतने भारी भारी हमें दिए गए हैं। तो चलिए मैं आपको इजी पार्ट से शुरू करता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा रिजल्ट ध्यान रखिएगा। क्या रिजल्ट है भाई? जब भी अलजेब्रिक एक्सटेंशन होता है, यानी कि कोई भी अगर आपके पास, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया गया है देखो, क्यू से किस तरह की इंफॉर्मेशन दी गई। हमें मालूम था कि क्यू इज अ फील्ड, फील्ड को हमने एक्सटेंड कर दिया, उसके अंदर √2 नहीं होता, हमने √2 उसके अंदर डाल दिया, यानी कि वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस वन, ठीक है। सो एक्सटेंशन हो गया √2 होते ही।
इसके बाद यानी कितनी डिग्री का हुआ, 2 डिग्री का हुआ, और यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया, q√2 एंड √3 और एक्सटेंड कर दिया। ये भी फील्ड था मेरे पास, ये भी मेरे पास फील्ड है, ये भी मेरे पास फील्ड है। इस प्लेस से इस प्लेस पे यानी कि q√2 से q√2 एंड √3 पे जाने के लिए हमने फिर 2 डिग्री का एक्सटेंशन किया। सो अगर मुझसे कोई कहता है कि यहाँ से यहाँ तक में कितने एक्सटेंशन हुआ, तो सिंपली कितना हुआ जी आपके पास 2 क्रॉस 2 विच इज इक्वल टू 4 डिग्री का एक्सटेंशन किया। सर ऐसे कैसे, आपने बोल दिया बेटा बेसिस के एलिमेंट से बोल दिया। कैसे, आपके पास देखो मैं एक बात जानता हूँ, फील्ड ओवर फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस, राइट। q√2 व्हाट, q√2 और √3 दे आर ऑल द फील्ड। ओवर किसके अपने बनाया, ओवर q के ऊपर बनाया, तो इसका मतलब फील्ड ओवर फील्ड विच इज ए वेक्टर स्पेस। पहली बात तो इज ए वेक्टर स्पेस। देखो मैं सिर्फ इसने क्योंकि फाइनाइट और इनफिनिट की बात की है, इसने वैल्यू की हमसे बात ही नहीं की थी कि वो कितनी डायमेंशन आएगी। सो दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू नो, हम एक सिंपल सा रिजल्ट जानते हैं। ये कैसे नंबर है आपके पास, दीज आर द अलजेब्रिक नंबर। जब भी अलजेब्रिक एक्सटेंशन होता है तो फाइनाइट डायमेंशन ही बनती है जी, फाइनाइट आपके फील्ड ही बनते हैं सारे के सारे। सो व्हाट इज दैट, दैट इज अ फील्ड ऑफ 2 डायमेंशन, अनदर फील्ड इज आल्सो 2 डायमेंशन। सो दैट मीन्स आपने फील्ड को एक्सटेंड किया, बट जब भी आपने अलजेब्रिक नंबर लेके करोगे तो फाइनाइट फील्ड ही बनेगा। पहला बात, पहला स्टेटमेंट ये रिजल्ट था हमारे पास। ओके सो इससे तो सीधा हमारा आंसर इनफाइनाइट पूछा है इसने, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता हमारे पास इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, क्योंकि जो इनका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है वही तो हमारा वेक्टर स्पेस की भी डायमेंशन है। सो अभी हमने क्या देखा भाई, q√2 एंड √3, राइट। इनका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना हुआ जी, इसका हमने देखा अभी 4 हुआ है जी। ओके, इवन दो अगर आप चाहें तो बेसिस के एलिमेंट भी लिख सकते हैं बेटा। क्या आएगा, 1 आएगा, √2 आएगा, √3 आएगा और √6 आएगा। दीज आर द एलिमेंट ऑफ द बेसिस जो हमारे पास वेक्टर स्पेस बना है। तो डायमेंशन कितनी जी, इसकी तो 4 है। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू, ऐसे बहुत एक्सटेंड हम कर सकते हैं आगे, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। यही देखना था कि किस स्ट्रक्चर को यानी कि फील्ड ओवर फील्ड वेक्टर स्पेस बनाता है। दिस इज अ फील्ड, दिस इज यानी वेक्टर स्पेस तो है, वेक्टर स्पेस है। तो फिर सेकंड थॉट मेरी क्या थी भाई, कैसे नंबर्स है जिनको हमने एक्सटेंड किया, जिसमें हमको इंक्लूड किया है, ये सब मेरे अलजेब्रिक नंबर है। अलजेब्रिक नंबर पे जब भी एक्सटेंशन होगा दैट विल बी द फाइनाइट एक्सटेंशन। जो फील्ड बनता है नेक्स्ट वो फाइनाइट फील्ड बनता है, तो इसका मतलब डिग्री ऑफ एक्सटेंशन हमेशा फाइनाइट नंबर ही आने वाला है, तो डायमेंशन भी यानी कि फाइनाइट भी आने वाली है। सो दिस इज द थिंग बेटा। क्या आंसर आ गया जी, ये तो हमारे पास खत्म हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट में क्या किया जी, आपने कहा q√2, ऑलरेडी देखा था आपने भी, q से हम q√2 पे गए थे, q फील्ड था जिसमें √2 नहीं था, हमने √2 डाल करके उसका एक अनदर फील्ड बनाया था q√2। अब q√2 का इसने एक्सटेंशन किस पे कर दिया, r के ऊपर कर दिया, r। अब बेटा आर में कैसे कैसे नंबर होते हैं सर, उसमें तो √2 भी होता है, √3 भी होता है, पाई भी होता है, ई भी होता है। ये सब किसमें बिलोंग करते हैं, आर में। बट इनमें से कोई भी आपके पास क्यू में नहीं था। क्यू फील्ड था, फील्ड का एक्सटेंशन किया आपने, तो ये तो अलजेब्रिक नंबर्स डाल दिया आपने। बट व्हाट इज दिस, दीज आर द ट्रांसीडेंटल नंबर। तो जब भी ट्रांसीडेंटल नंबर होता है तो हमेशा कैसे नंबर बनते हैं, क्योंकि दे आर इनफाइनाइट, ठीक है, दे आर नॉट काउंटेबल। ओके सो दैट मीन्स व्हाट हैपन इन दिस केस, आपने एक्सटेंशन जो किया यहाँ से q√2 से और आप r के पास गए, एक्सटेंशन गए, सो दिस इज दैट मीन्स आपने आपके पास इनफाइनाइट एक्सटेंशन हुआ, कोई भी आपके पास फाइनाइट फील्ड नहीं बनने वाला, यू आर गेटिंग ए इनफाइनाइट फील्ड। सो डिग्री आपके पास इनफाइनाइट रहती है, तो इसका मतलब यहाँ क्या बोलेंगे आप, डायमेंशन भी आपके पास इनफाइनाइट आई है जी। सो दिस इज द करेक्ट वन, इनफाइनाइट डायमेंशन। अब c ओवर q के हम बात करते हैं। क्या c का q का एक्सटेंशन हम क्या कर रहे हैं जी, हम वापस कर देते हैं जी c के ऊपर। दैट मीन्स व्हाट हैपन इन दिस केस, नोटिस हियर। सो आप यहाँ भी नोटिस कर सकते हैं, बाय द सेम वे, बाय द सेम रूल, आपने क्या किया c ओवर q के अंदर भी। देखो बेटा q के अंदर सारे नंबर थे, क्या क्या, √2, √3, पाई, ई, ये किसमें, रेशनल नंबर में नहीं होते हैं। बट ये सब आपने किसके अंदर होते हैं, बट दे ऑल आर √2 हम एल्जेब्रिक नंबर कहें, इवन दो कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहें आपके पास, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये सब किसके अंदर आ गए, ये आ गए आपके पास c के अंदर। यानी कि आपने सब ट्रांसीडेंटल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, अलजेब्रिक नंबर सब का एक्सटेंशन कर दिया है। तो ये भी कैसा एक्सटेंशन होगा, ये भी इनफाइनाइट होगा जी। आपने इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिग्री का किया है, सो इसका मतलब यहाँ भी डायमेंशन क्या बोलोगे बेटा,
यहाँ भी आप बोलोगे कि ये भी इसके सी ओवर की जो वेक्टर स्पेस बना उसकी डायमेंशन इनफाइनाइट है। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, इज इट ओके? तो इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ एक छोटी सी प्रिकॉशंस रखनी थी कि इनको देखते हुए भाई जब डिग्री ऑफ एक्सटेंशन और आपका डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस बोथ आर द सेम थिंग, जितनी वहां डिग्री ऑफ एक्सटेंशन थी वही आपका है। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है जी? लेट वी एक वेक्टर स्पेस है Rn ओवर R। V इज a vector space Rn over R of dimension n। डायमेंशन ऑफ V इज व्हाट? तो ये छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन देख लिया करो। डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू n एंड लेट W इज इक्वल टू एस सब स्पेस। एक सब स्पेस भी दिया गया है, कैसा? W इज इक्वल टू सिंपली A1 A2 डॉट 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 AN, ओके, एन एलिमेंट का एन टपल्स का। किस तरीके से? सच दैट इन सब का सम कितना आने वाला है जी? समीशन ऑफ AI का है ना, समीशन ऑफ AI इज इक्वल टू 0। समझिएगा इसका मतलब 1 to n, यानी कि क्या कंडीशन है ये? दैट इज आपके पास कंडीशन दी गई है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 प्लस AN इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं भाई? यहाँ से मैं एक A1 की या A2 की या किसी भी एक की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। तो इन वेक्टर्स में जो टपल्स है मेरे पास, इसमें से मैंने कहा कि A1 की वैल्यू क्या है? दैट इज अ माइनस टाइम ऑफ E2 प्लस E3 प्लस डॉट 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 प्लस AN, राइट? सो यानी कि जो मेरे पास टोटल वेक्टर थे, अगर मैं यहाँ पे कहूँ कितने n थे, और सबके सब क्या थे? फ्री वेरिएबल थे, सब वेरिएबल। लेकिन A1 क्या हो गया जी? AN तो इनके लिए कॉम्बिनेशन में लिखा है, यानी कि जैसे जैसे मैं A2 से लेकर के A2 A3 A4 AN की वैल्यू में चेंज लेके आऊंगा, A1 की वैल्यू में भी वैसे ही चेंज होगा। और इन सब के लिए चॉइस है, तो क्या मतलब हुआ जी? ये तो डिपेंडेंट हो गया। और टोटल आपके पास कितने फ्री वेरिएबल्स थे? n, लेकिन एक उसमें से क्या हुआ? एक हमारे पास डिपेंडेंट है तो -1 हुआ जी। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू n-1। सो व्हाट इज द आंसर? सो C इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन फॉर द पार्ट बी, अगर ये क्वेश्चन पार्ट बी में आया है तो ये करेक्ट है, लेकिन अगर ये पार्ट सी में आया है तो इसके अलावा एक और भी करेक्ट है आपके पास। अगर if it is in the part C, if in the part C, अगर ये पार्ट सी में क्वेश्चन दे दे तो ध्यान रखिएगा डी का भी ऑप्शन, यानी कि C एंड D बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। उस केस में आपको दोनों को ही करेक्ट लगाना पड़ेगा बेटा। ओके, होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एग्जैक्टली जब भी कोई भी क्वेश्चन डायमेंशन से रिलेटेड हो, आपको क्या करना है? इस कंडीशन को यहाँ रखना होता है। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ जो लिख लिख के दिखाया वापस उस टपल में रख दीजिए आप। क्या बनेगा आपके पास? नथिंग, यू विल A1 की जगह क्या रखेंगे? माइनस टाइम ऑफ A2 प्लस A3 प्लस AN। सेकेंड टपल क्या? A2 फिर A3 डॉट 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 कॉमा डॉट 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 AN। दिस इज द टोटल ना वेरिएबल्स। तो कितने फ्री हैं? 1 2, आप यहाँ से 2 से शुरू करेंगे और यहाँ तक ये तो सब इन्हीं के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा है, तो n-1 ही तो है फ्री वेरिएबल। यहाँ से भी आप देख सकते थे। करते हम यही है, यही डिपेंडेंसी देखते हैं जी। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट बिफोर गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन फर्स्ट आई विल चेक द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। ओके, सो लेट अस जस्ट सी दैट कि everything is going on okay. Yes, that's everything is going on okay, no problem beta. So come to the next question. What is my next question? अब इसने फिर हमें एक क्वेश्चन दे दिया है जी विद द कंडीशंस। क्या कंडीशंस दी गई हैं और क्या क्वेश्चन है? इसने कहा कि V मेरे पास एक वेक्टर स्पेस है Rn R की पावर 10 ओवर R, राइट? तो क्लियरली डायमेंशन कितनी हो गई जिसकी? तो 10 हो गई है हमारे पास। डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू 10 हमने बना दिया। W को क्या दिया गया? W इज सब स्पेस, लेकिन कैसे सब स्पेस? जिसमें 10 वेक्टर्स रखे हुए A1 A2 A3 डॉट 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 A10, 10 के 10। और क्या कंडीशंस के साथ? AK होगा 0, AK इज इक्वल टू 0 when K इज even, ओके, यानी कि when K इज इवन, ठीक है ना जी? ये हमें कंडीशन दी गई। जब के इवन की बात की है तो कब के इवन होता है भाई? E2 E4 E6
A8, A10, ये सारे इवन नंबर हैं 10 से बिलो बिलो टिल 10 तक के हमारे पास, राइट। सो देख लीजिए जी, अब इसके अंदर पुट करके देख लेते हैं W के अंदर। तो W में तो हमारे पास 10 वेक्टर्स थे, तो नोटिस कीजिए A1 तो एज इट ही रहा, और नीचे नीचे सफिक्स को देखना है बेटा, ठीक है। A2 की वैल्यू क्या हो गई जी, इसका मतलब 0 हो गई, 0 रख दो जी। A4 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, A3 हमने अभी नहीं जानते क्या वैल्यू है, लेकिन A4 की तो जानते हैं जी 0। सिमिलरली A5 की नहीं जानते, लेकिन A6 की वैल्यू क्या है जी 0। सिमिलरली A7 की नहीं जानते, बट A8 की जानते हैं जी 0। A9 की नहीं जानते जी, लेकिन E10 की वैल्यू क्या है जी 0। ओके, सो दीज आर द वैल्यू। बेटा आप चेक कर लो कितने आपके पास फ्री वेरिएबल्स बने, कोई भी चॉइस ले सकते हो आप उसके अंदर, 1 2 3 4 और 5। तो कितने आए जी, 5 आ गए हैं आपके पास। तो दिस इंप्लाइज दैट डायमेंशन ऑफ W कितना हो गया जी, डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू 5। तो क्या इसमें है 5? यस, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट आई हैव डन, अगेन जो मेरे पास गिवन कंडीशन थी, मैंने तो सिर्फ कंडीशन पे अप्रोच किया जी, कि मेरे पास जो गिवन कंडीशन है, क्या मैं उसकी हेल्प से अपने कौन कौन से वेरिएबल है उनको तो रिमूव कर दूं। दैट मीन्स कितने डिपेंडेंट है और कितने इंडिपेंडेंट है, ये चेक करने की कोशिश की है बेटा। जितने आपके पास फ्री वेरिएबल्स होंगे वही डायमेंशन होती है सब स्पेस की। ओके, चलिए जी मूव कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है ये भी तो देखना होगा। इस बार क्वेश्चन को और भी अच्छा कर दिया गया है। कैसे कर दिया गया है, v इज इक्वल टू r टू द पावर 100। आप सोचना शुरू कर दीजिए ओवर r। तो क्लियरली क्या हो गया है जी, आपके पास डायमेंशन ऑफ v इज व्हाट, डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू जी 100। इतना इंफॉर्मेशन हमें मिल गया है यहीं से वेक्टर स्पेस से। और w क्या दिया गया है जी, w एक सब स्पेस दिया गया है, और वैल्यू क्या है उसकी, a1, e2, e3 डॉट 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 क्या है जी, a100। okay, this is the value such that ai is equal to 0। क्या कंडीशन दी गई, ai is equal to 0 if, कब, if, जब i डिवाइड करे 100 को। अरे बाबा, अब कैसे निकालें, और i की वैल्यू क्या है 100 के बीच में है, तब डायमेंशन वैल्यू निकालें। अब आप देखो बेटा, 1 से क्या 100 को डिवाइड कर सकते हो, आंसर हाँ सर डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड कर सकते हो, हाँ सर डिवाइड कर सकते हैं। 3 से कर सकते हो, नहीं। 4 से, हाँ सर कर सकते हैं। तो क्या 5 से भी कर सकते हो, हाँ। आगे किस नंबर से कर सकते हो सर, 6 7 8 9 10 से कर सकते हैं सर, ठीक है। आगे का किससे कहूंगा सर, 20 से भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे किससे कहोगे, 25 से भी कर सकते हैं सर। उसके बाद आगे क्या कहोगे सर, 50 से भी कर सकते हैं आगे। तो क्या सर बीच में कोई नंबर तो नहीं छूट गया। तो बेटा सिंपली एक ही बात देखो, देखो आप कर क्या रहे हो, नोटिस करो। आप सिंपली क्या कर रहे हो, आई से डिवाइड करना है, यानी कि यू आर जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द डिवाइजर ऑफ 100। ओके, और टॉ इसे वो किससे डिनोट करते हैं, टॉ ऑफ एन से, यानी कि टॉ ऑफ 100 फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। टॉ ऑफ 100 यानी कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 को फाइंड आउट करने वाले हो। कितना आ गया जी, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। ओके, तो यानी कि कितने डिवाइजर्स है, 9, यानी कि 9 प्लेस पे क्या होगा बेटा, 0 हो जाएगा आपके। ठीक है, इस W में 9 प्लेस ऐसे हैं जिन पे आपके पास 0 मिलने वाला है आपको, क्योंकि उस पे क्या दी गई है, AI की वैल्यू, द वैल्यू इज गिवन टू 0। तो टोटल कितने थे ये, 100 आपके पास वेरिएबल थे, जिसमें से 9 प्लेसेस पे आपने 0 कर दिया, यानी कि डिपेंडेंट कर दिया उनको। ठीक है, सो उनकी कोई वैल्यू फ्री नहीं रही, अब उनको फिक्स कर दिया आपने वैल्यू। तो दैट मीन्स 9 माइनस कितने बचे जी, 91 बचा आपके पास। 91 आपके पास अब फ्री वेरिएबल्स बचे, वो फ्री हैं। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। अब चेक भी कीजिए, क्या 9 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो वही 100 को तो आप भूल गए ना, 100 भी डिवाइड करता है 100 को, मिल गए ना पूरे 9। तो आप ऐसे निकालो या बेटे ऐसे निकालो, बट दिस इज द वे, क्योंकि आपने यहाँ 100 पे तो निकाल दिया, हो सकता है वो आपको 10,000 दे देता, then this is difficult now to think to the logic। what are the logic is hidden in the given condition, की कंडीशन हमें क्या दी गई है, ai 0 दे दिया था जी जब ये करें, यानी कि जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द डिवाइजर। इसका मतलब आपके पास डायमेंशन कितनी आ गई, डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू 91। क्लियर है ना बच्चा लोग। तो चलिए जी फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुझे लगता है ये आपने समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, let V be the vector space of n cross n matrices over the field R
and let W be the subspace of matrices in which each row sum is 0, then dimension of W is what? V एक वेक्टर स्पेस है ऑफ M क्रॉस N मैट्रिसेस का ओवर द फील्ड R, ठीक है जी। सो V क्या दे दिया जी, हमें एक वेक्टर दे दिया है स्पेस किसका, M क्रॉस N मैट्रिसेस का ओवर द फील्ड R है जी। सो एंट्रीज का मतलब क्या हो गई जी, हमारे सेट ऑफ रियल नंबर से आ रही है। एंड लेट W बी द सबस्पेस ऑफ द मैट्रिसेस इन विच रो सम इज 0। ओके, हमने क्या कहा आपको कि भाई जो हमने W बनाया वो भी M क्रॉस N का ही है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि आपके पास इसमें तो कैसी मैट्रिसेस थी, इसके अंदर सब वैल्यूज थी हमारे पास A11 A12 डॉट डॉट A1N, राइट। N क्रॉस N की है ना, तो यानी कि दिस इज अ 2 1। ओके, नाउ देन कहाँ पे चले गए जी आप, M तक गए, M1 तक। ओके, सिमिलरली A22 एंड कहाँ तक चले गए जी आपके पास M, आपके पास 2 तक चले गए, ये 1 था एंड सो ऑन, आप AMN तक चले गए। ये तो सारी इसमें मैट्रिसेस थी बेटा, राइट। आपने लेकिन इसको सब स्पेस लिया है, किस कंडीशन के साथ लिया है आपने, नोटिस कीजिएगा। यानी कि मैं कहूँ आपके पास A11 A12 डॉट 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 A1N, क्या कंडीशन है, ईच रो सम इज 0। इसका जो सम है यानी कि अब आप नोटिस कीजिएगा बेटा, इससे क्या मिला आपको A11 प्लस A12 प्लस डॉट 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 A1N इज इक्वल टू, आपने क्या इंफॉर्मेशन दी है, 0। यानी कि इस रो में आप क्या कर सकते हो, A11 को कैसे लिख सकते हो, माइनस टाइम ऑफ A12 प्लस A13 प्लस डॉट 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 A1N, यानी कि एक वेक्टर इनके सम में लिखा जा सकता है। यानी कि इस रो में एक वेक्टर आपके पास अननेसेसरली लिखा हुआ है दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो दैट मीन्स दैट is not the free that have a fixed value, that is value, that value is depend on the others value, okay जी। so that's the thing। another one is what, another हमारे पास A21 है, A21 A22 डॉट 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 A कहाँ तक चले गए जी आप, 2N तक चले गए। इसमें भी द सेम सिचुएशन हैपन, यानी कि क्या, वापस एक A आ गया, आपने क्या किया, A21 से A22 से इनका सबका सम किया आपने, A2N इज इक्वल टू 0, व्हाट यू आर गेटिंग, आप फाइंड आउट कर सकते हो T1 की वैल्यू इन टर्म ऑफ द रेस्ट, A22 प्लस डॉट 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 प्लस A2N के टर्म में। तो यानी कि यहाँ पर भी एक आपके पास डिपेंडेंट हो गया, राइट। तो सिमिलरली मैं अगर आपसे बात करता हूँ, नीचे हम बढ़ते चले जाएंगे, कहाँ पहुंचेंगे, AM1 पर, AM2 पर और लास्ट में AMN पर, राइट। मैंने कहा कि सबसे सबसे हम हटाते चले गए जी एक 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 एक, और यहाँ से भी क्या होगा जी, एक वेरिएबल घट जाएगा। सो आप नोटिस कीजिए इधर को कौन बढ़ रहा था, M, यानी कि M रोज थी आपके पास, ये वन दिस वन M रोज थी, यानी कि M आपने सब्ट्रैक्ट कर दी है जी हर जगह से, हर एक रो से आपका सम 0 है। सो यानी कि एक रो से आपको क्या मिला, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरी से फिर एक और, यानी कि 2 हो गए। तो टोटल कितने हो गए जी, M वेरिएबल ऐसे हैं जो कि डिपेंड करते हैं अदर्स पे। सो नाउ देन टोटल फ्री वेरिएबल्स कितने हैं इसमें, नोटिस कीजिए। टोटल वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास, टोटल वेरिएबल थे, क्योंकि M क्रॉस N की मैट्रिक्स है तो विच इज MN, ठीक है। बट जो की वैल्यू डिपेंड करती है अदर पे वो कितने, M। सो दैट मीन्स आपके पास फ्री वेरिएबल कितने मिले जी, आपके पास फ्री वेरिएबल्स आर Mn माइनस M, ओके। सो Mn माइनस M मिल गई जी। तो डायमेंशन ऑफ W क्या हो गई बच्चा पार्टी, डायमेंशन ऑफ W is equal to Mn minus M। कंफ्यूजन यही था सिंपली कि M आएगा या N आएगा, बेटा M रोज है तो ऑब्वियसली M ही आएगा, ठीक है। सो क्या आंसर है, यस। सो C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो चलिए जी अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, let us come to the next question। let V be the vector space of N cross N matrices over R, and let W be the subspace of a diagonal matrices in which trace is 0, then dimension of W is what। क्या कहा गया, वापस इसने कह दिया कि मेरे पास V एक वेक्टर स्पेस है, ओके, किसका, वेक्टर स्पेस ऑफ N क्रॉस N matrices का, किस फील्ड पर, ओवर द फील्ड R, all the things are always matter, and let W be the subspace of the diagonal matrices।
W क्या है जी, इसमें तो सब में वो है आपके पास एलिमेंट्स, यानी कि A11 से लेकर के A1N तक गए आप, और यहाँ पर A21 से लेकर के A सीधा N1 तक गए, और ANNN तक चले गए। सारी एंट्रीज हैं, लेकिन इसके पास क्या है, सिर्फ इसमें कहा कि डायगोनल मैट्रिसेस हैं, यानी कि A11 A22 डॉट 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 ANN, ये एंट्रीज हैं आपके पास। दीज आर जो दिस इज आल्सो द जीरो बाय द डेफिनेशन ऑफ द डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी। सो कितने आपके पास वेरिएबल है इसमें, टोटल n वेरिएबल है जी। इसने अदर कंडीशन क्या दी, इन विच ट्रेस इज इक्वल टू जीरो, ट्रेस जीरो है तो व्हाट हैपन, A11 प्लस A22 प्लस डॉट 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 ANN प्लस ANN इज इक्वल टू जीरो, राइट। सो दैट मीन्स a की वैल्यू निकाल सकते हो अदर के टर्म्स में, यानी कि माइनस A22 से लेकर के ANN तक की। दिस वन वेरिएबल A11 जो है डिपेंड करता है अदर पे, तो टोटल कितने वेरिएबल थे, n, बचे कितने अब n-1, एक को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो डायमेंशन ऑफ W कितना आ गया जी, डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू n-1। इज इट ओके, दैट इज ए गुड थिंग। तो चलिए जी, मैं वापस अपना सॉफ्टवेयर चेक कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है। ओके, so let us see that everything is going on okay or not. Yes, the things are going on smooth, no problem. So move to the next question. Yes, here is the next question. Consider the subspace W of R10 over R defined as, कैसे डिफाइन किया गया है जी, देखिएगा इसको, बड़ा अच्छा ही क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थोड़ी सी हम देखो धीमे 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 कंडीशंस को ही फोकस करना होता है, तो कितनी अच्छी प्रैक्टिस हो रही है हमारे पास कि हम कंडीशनों से अपने आंसर्स को निकाल पा रहे हैं। तो ऐसे कोई भी कंडीशन आएगी इन सब में मिक्स, तो हम आराम से निकाल पाएंगे। ठीक है ना जी। तो देखिएगा एग्जामिनर ने यहाँ आपको किस चीज पे और किस पॉइंट पे फोकस करने की बात की है। W क्या है जी, V क्या है हमारे पास, V इज R10 ओवर R, हमें कह दिया गया है जी वेक्टर स्पेस है, यानी कि सिंपली डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल टू 10 गिवन है जी हमें। ठीक है, एंड कंसीडर सबस्पेस W ऑफ दिस, हमें दे दिया गया है। W की क्या वैल्यू दी गई है ये भी आप देखिए, W दिया गया है हमें x1, x2 डॉट 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 कहाँ तक, x10 तक, बिलोंग्स किसमें, वही R10 में, बट एक रेफरेंस रिलेशन दे दिया, यानी कि एग्जामिनर अब हमेशा क्या कर रहा है, हमें नई नई फॉर्म देता रहता है जी, तो हम घबराने वाले नहीं हैं, हम रेडी हैं बिल्कुल -2 तक। ठीक है, और n की वैल्यू क्या दी थी, 10 और 3 के बीच में दी। अब आपको देखना है अपने रेफरेंस रिलेशन को, जब भी क्वेश्चन मेरा बेस्ड हो रेफरेंस रिलेशन पे, तो रेफरेंस रिलेशन को देखिएगा जी, रेफरेंस रिलेशन कि आपको क्या क्या वैल्यूज देता है। ऐसा तो नहीं यहीं पे आप लिनियर कॉम्बिनेशन को एक दूसरे में लिख पाते हो, तो नेचुरल होगा ही वैसे। ठीक है, सो 3 से स्टार्ट करनी है हमें। x3 की वैल्यू क्या हुई, x3 की वैल्यू हुई x2 प्लस x1, तो x3 की वैल्यू तो आ गई जी x2 प्लस 1। ठीक है, ओके, x4 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं जी। x4 की वैल्यू क्या आ गई जी हमारे पास, x3 प्लस x2। ओके, तो x3 की तो ऑलरेडी वैल्यू है हमारे पास, उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। व्हेन आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू हियर, व्हाट हैपन, यानी कि x2 प्लस x1 मैंने पुट किया, और x2 मेरे पास पड़ा हुआ था जी। तो व्हाट एग्जैक्टली आई एम गेटिंग 2x2 प्लस x1, तो x4 की वैल्यू क्या है जी मेरे पास, x4 की वैल्यू आ गई जी x2 प्लस x1, x2 प्लस x1, और x3 की वैल्यू थी क्या, x2 प्लस x1। नाउ वेरी गुड, x5 की भी निकालने की कोशिश कर लीजिए, अब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहीं से ही बेटा, राइट। सो नाउ देन x5 की वैल्यू को निकालने के लिए चले हम, तो हमें क्या मिला जी, दैट इज x4 प्लस x3। x4 की वैल्यू भी हम जानते हैं क्या है जी, 2x2 प्लस x1, और x3 वैल्यू को भी हम जानते हैं जी क्या है जी, x2 प्लस x1। ओके, so and now then what happened, the value will become simply after solving that has become 3x2 plus 2x1. So x5 is what, that is nothing, that is a 3x2 plus 2x1. Again we are getting the value in the two variables. अब आप नोटिस कर लीजिए अपने W को, W क्या गिवन था, W के अंदर पुट करके देखिए वैल्यू। पहली वैल्यू तो x1 जी, दूसरी वैल्यू जी x2, x3 की वैल्यू क्या आ गई जी हमारे पास,
x1 प्लस x2, यानी कि इन्हीं का ही दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन है जो मेरे पास फ्री वेरिएबल x1 x2 पड़े हुए थे। राइट नाउ देन अनदर वन, x4 की वैल्यू क्या आ गई जी, x4 की वैल्यू आ गई जी आपके पास 2x2 प्लस x1, यानी कि वापस x1 x2 का ही। x5 की वैल्यू क्या आ गई जी, 3x2 प्लस x1। सो एनी हाउ नेक्स्ट रिलेशन में निकालूंगा, मेरे पास तो आने वाला ऐसा ही 4 और 3 में ही है, उससे वाला 6 निकालूंगा तो 5 और आपके पास और 4 में आने वाला है। दैट मीन्स ये तो कॉन्सिक्वेंस बनी हुई है, कहीं तक मैं निकालता चला जाऊं, सब में क्या आने वाले हैं, 2 वेरिएबल्स ही मेरे पास आने वाले हैं। सो व्हाट हैपन, टोटल फ्री वेरिएबल्स कितने हुए, टोटल फ्री वेरिएबल्स हुए जी 2। सो फ्री वेरिएबल्स आर ओनली 2। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ W क्या हो गया बचा, डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल टू आ गई जी 2। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो कितना आ गया जी, दैट इज इक्वल टू 2। तो 3 9 10 कितनी सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी। एग्जामिनर इस तरीके से हमेशा क्वेश्चन हमारा फ्रेम कर सकता है, हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं सोचना है जिन चीजों के बारे में, ठीक है ना, अपने आप मिल जाता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, यस द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस q रूट 2 रूट 3 रूट 18 ओवर q इज, इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलिए क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है हमें, हमें दिया गया है डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस। तो सबसे पहले तो ये देखिए भाई, q रूट 2 रूट 3 और रूट 18 जो हमें दिया गया है, that means over q हमें कहा गया है that is a vector space because this is the field and that is also the field। so field over field क्या होता है जी, vector space फॉर्म करता है, definitely is a vector space। so सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम एक्सटेंशन की और इनकी डिग्री की बात करते हैं। तो क्लियरली हमें मालूम हो गया दिस फॉर्मिंग अ वेक्टर स्पेस। अब आप देखते हैं इसने कहा कि डायमेंशन, यानी कि आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ बेटा, ये फील्ड है, फील्ड एक्सटेंशन कर रहे हो आप। सो व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू सी, जस्ट डिग्री ऑफ एक्सटेंशन देखना है आपको। तो आपने सबसे पहले क्या 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 किया, आपके पास q था फील्ड, और उसको आपने q रूट 2 डाल दिया, और आपने डिग्री ऑफ एक्सटेंशन किया, कितना आया था आपके पास, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन इज इक्वल टू 2 सिंपली। यानी कि आपके पास एक्सटेंशन हुआ क्योंकि क्यू के अंदर रूट 2 नहीं था, तो आपने उसे एक्सटेंड किया। ये चीजें जरूर देख लेना आप इसके बाद। अब आपने क्या किया, अभी आपने कहा कि भाई क्यू रूट 2 के अंदर हम और भी एक्सटेंड करते हैं, यानी कि आप क्यू से किसके पास गए, क्यू रूट 2 के पास गए, लेकिन रूट 2 के अंदर रूट 3 नहीं है, यानी कि इसका एक्सटेंशन भी आपने कर दिया, क्या डाल दिया जी, क्यू रूट 2 में रूट 3 और ऐड कर दिया आपने एक्सटेंशन। तो हमने क्या कहा, यहाँ से इसके ऊपर सीधा कितना हो गया जी, हमने डिग्री ऑफ एक्सटेंशन 4 दे दिया, क्यू से क्यू रूट 2 और क्यू रूट 3 के ऊपर। अब लेकिन आपने, क्योंकि इसमें रूट 3 नहीं था, बट अगर मैं आपसे कहता हूँ बात ये कि क्यू रूट 2 रूट 3 और रूट 18, ठीक है। अब आप देखिए कि क्यू के ऊपर एक्सटेंशन करना है हमें, सबसे पहले तो इसी के अंदर देखना है ना, इसी का एक्सटेंशन करना है, इसी के ऊपर आपने इसको एक्सटेंड कर रहे हो, यानी कि ओवरऑल आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, क्यू रूट 2 रूट 3, इसका एक्सटेंशन कर रहे हो आप किस पर, क्यू रूट 2 रूट 3 और रूट 18 पे। तो पहले भैया जरा देख लो रूट 18 को, रूट 18 लिखा कैसे जाता है, थोड़ा सा इसको सॉल्व करिए देखिए। कैन आई राइट दिस वन 3 रूट 2, हाँ सर बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं। सो व्हाई नॉट यू हैव टू राइट इन सम मोर सिंपल फॉर्म। सो क्या बन गया जी आपके पास, ये बन गया जी क्यू रूट 2 कॉमा रूट 3 एंड 3 रूट 2, ओके, किसके ऊपर, ओवर क्यू रूट 2 एंड रूट 3। यही तो बात हुई ना जी, इसी का तो एक्सटेंड करते चले जा रहे थे आप। तो इसके अंदर क्या इसमें रूट 2 है, हाँ सर है, तो रूट 2 रू भी है, रूट 3 है इसमें, रूट 3 भी है। तो फिर इसके डालने से एक्सटेंशन हुआ कहाँ, एक्सटेंशन तो हुआ ही नहीं। सो दैट मीन्स क्लियरली क्या हो गया आपके पास, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में था वो एक्सटेंड तो आगे हुआ ही नहीं है, नो एक्सटेंशन है। उसका मतलब डिग्री ऑफ एक्सटेंशन कितना हुआ जी, डिग्री ऑफ एक्सटेंशन हुआ जी 4। हमारे पास 4 डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है। जब डिग्री ऑफ एक्सटेंशन हमारे पास 4 है तो वेक्टर स्पेस की डायमेंशन कितनी जी, वही होती है सर जितना डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है। तो करेक्ट आंसर इज द 4 1। होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू चाइल्ड। बेटा सिर्फ और सिर्फ डिग्री ऑफ एक्सटेंशन देखना है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जब भी कभी भी आपके पास यहाँ पर जैसे क्यू रूट कोई भी प्राइम नंबर दिया हुआ है, P1 आपके पास, P2 P3 एंड सो ऑन, इस तरीके से आपको कहा कि Pn तक के आपके पास दिए गए हैं क्यू के ऊपर, राइट।
तो व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू, जितने भी आपको अलजेब्रिक नंबर दें हर एक के साथ, क्योंकि इससे 2 मिल रहा है आपको, तो आप मल्टीप्लाई करते चले जाइएगा 2 की। लेकिन अगर कभी भी आपके पास जैसे कि इसमें दिया हुआ है नंबर, इसको सिंप्लीफाई करके देखिएगा, क्योंकि आप एक एक करके एक्सटेंशन करते हो। क्यू से क्यू रूट 2 के पास जाते हैं, क्यू रूट 2 के अंदर हम डालते हैं बेटा क्यू रूट 2 एंड रूट 3। लेकिन जब मैं यहाँ डालने के लिए चला क्या, क्यू रूट 2 रूट 3 और 3 रूट 2, इसी का तो मतलब 18 था। ये चीजें तो ऑलरेडी हैं इसके पास, तो दैट मीन्स यहाँ इसका मतलब होता है कि यहाँ आपके पास जो बेसिस बनी ना इसके अंदर 1 और रूट 2 बने। यहाँ पर आपके पास क्या बेसिस बनेगी 1, यहाँ से यहाँ तक के लिए बेटा, इससे इससे के लिए इसकी तो रूट 3 थी यहाँ, और इसके ऊपर देखोगे तो ये मिली, लेकिन इसके ऊपर देखोगे तो बीच में कौन कौन से आ रहे एलिमेंट, 1 रूट 2 रूट 3 और रूट 6 ये एलिमेंट आए, राइट। और जब यहाँ से आप यहाँ गए तब भी कोई चेंज नहीं आया, स्टिल बेसिस यही रही, क्योंकि कोई एक्सटेंशन हमें करने की जरूरत ही नहीं थी, ये तो ऑलरेडी एलिमेंट हमारे पास इसमें था। एक्सटेंशन का मतलब वो एलिमेंट या उस टाइप का एलिमेंट उसमें ना हो और उसे हम एक्सटेंड करके नेक्स्ट फील्ड बनाते हैं, ठीक है ना जी। दैट वाज द थिंग बिहाइंड द कंसेप्ट। चलिए मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, ओके। लेट W1 and W2 be the two subspace of a vector space P such that dimension of W1 हमें गिवन है जी, क्या दी गई है, dimension of W1 is equal to 3 and dimension of W2 is equal to 4. Dimension of W2 is equal to 4. ये दो इंफॉर्मेशन दी गई है जी। एंड डायमेंशन ऑफ W1 एंड W2 पूछ लिया गया है जी आपसे कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W का रेंज, यानी कि अब इस बार आपको बॉन्ड निकालने की आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी एग्जामिनर ने आपको इस तरह की सिचुएशन दी गई है कि बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है ना। सो वन मोर थिंग बेटा, चलिए अभी बता देंगे हम आपको, कोई बात नहीं। तो हमें बॉन्ड भी दे दिए गए हैं, राइट। सो नाउ देन अब आपको क्या पूछा गया है, देन डायमेंशन ऑफ द इंटरसेक्शन विल बी, क्या इंटरसेक्शन की डायमेंशन होगी जी। आप ये इसके बीच में क्या क्या हो सकती है, यानी कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इस क्या क्या हो सकती है, 5 भी हो सकती है जी, 6 भी हो सकती है। 4 से तो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है और 7 से क्या स्ट्रिक्टली लेस देन है, यानी कि 5 और 6 कुछ भी हो सकती है। सो दैट मीन्स हम एक सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, व्हाट इज दैट, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus dimension of W1 intersection W2। इंटरसेक्शन की तो चाहिए ना, सो जस्ट सिंपली क्या हो गया जी आपके पास, dimension of W1 intersection W2 is equal to dimension of W1 plus dimension of W2 minus डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2। ये तो फिक्स नंबर आ गया आपके पास, कितना था 3 प्लस 4, राइट, माइनस, अब एक बार हमने 5 ले लिया, 5 लिया तो कितनी आई 7, दैट इज इक्वल टू 2। ओके, बट इफ आई टेक दिस इज इक्वल टू 6, यानी कि सो डायमेंशन ऑफ W1 प्लस इंटरसेक्शन W2 हमारे पास क्या आ गई जी, दैट इज इक्वल टू आ गई जी हमारे पास 2। बट अगर मैंने इसको क्या कहा कि मेरे सम की वैल्यू जो है इसकी वैल्यू क्या है, मेरे पास 6 है, अगर दिस इज अ 6, सो दैट व्हाट हैपन 3 प्लस 4 माइनस 6 दैट इज इक्वल टू 1। सो डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 कितनी आ गई जी, दिस इज इक्वल टू 1। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है 1 और 2 की, क्या इसमें ऑप्शन है, नहीं सर इसमें तो ऑप्शन नहीं है बेटा। सो दैट मीन्स कोई मिसप्रिंट हुआ है, दैट मीन्स ध्यान रखिएगा नन ऑफ दीज, none of this is the correct option, ठीक है ना बेटा, इसमें ऑप्शन छूटा हुआ है। हो सकता है कि एग्जामिनर इसको चाहता हो 1 और 2 लिखना, कि 3 और 2 और 1 लिख रहा है, ऐसी कोई बात लिखना चाहता हो, so that is the thing। so इसलिए क्लियरली अपने माइंड में आप रखिएगा कि ऑप्शंस यही है, the way is that one and जो आपने निकाला है that is also the correct one। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, यस, let V be the vector space over the field F Z5 of dimension n. Dimension of the
वेक्टर स्पेस इज व्हाट, अ 5. और व्हाट इज द फील्ड, व्हाट इज द फील्ड, फील्ड की कार्डिनलिटी कितनी है, द कार्डिनलिटी ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू अ 5, राइट. ओके, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज, एक मिनट आपका बेटा, आप लोग सोचो, एक मिनट, सिंपल फार्मूला है, सिंपल सा फार्मूला है. व्हाट इज द डायमेंशन, अगर हमें क्या फार्मूला दिया जाता है, सिंपली फार्मूला क्या है, इफ V be the vector space, if V be the vector space of finite, if V be the finite dimensional vector space such that dimension of V is equal to n over the field, over the field, कोई भी हमारे पास फाइनाइट फील्ड दिया वो ओवर द फील्ड हमने सिंपली कह दिया कि चलो जी ZPE है, ZP है हमारे पास, ठीक है. देन the number of element in the vector space over the field f is equal to, आपके पास कितना आ गया जी, सिंपली कितने एलिमेंट है, कार्डिनलिटी इसमें p टू द पावर n. ओके, p कितना है आपके पास, p इज इक्वल टू 5 और n की वैल्यू कितनी दी गई है जी, दिस इज ऑफ द डायमेंशन 3, डायमेंशन कितनी दी गई है जी 3, ठीक है. सो दिस इज अ 3, कितना आ गया जी 125, तो 125 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. तो चलिए जी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि हमारा ये प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है कि बेटा हम ही बोले जा रहे हैं. लेट अस चेक इन वन टाइम, इज इट वर्किंग, यस दैट्स वर्किंग, देयर इज नो प्रॉब्लम. सो कम टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, द डायमेंशन dn of a vector space W of all n cross n real symmetric matrix satisfy this conditions, right. तो चलिए जी, हमें क्या क्या दिया हुआ है, इसने कहा है हमें रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मींस वी नो द कंडीशन A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, इस कंडीशन को हम जानते हैं. और डायमेंशन ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या निकाल के बतानी होगी, आई थिंक आप सभी लोग जानते हैं. अब जो डायमेंशन ऑफ symmetric matrix is equal to n plus 1 by 2. That is the dimension of the symmetric matrix. So this is, that means इसने dn को कहा है ना, the dimension dn of the vector space. This implies that dn की वैल्यू क्या हो गई जी, this implies dn is equal to n plus 1 by 2. अब बस बेटा आप अपना नीचे रखते रहो और इनइक्वालिटीज में कंडीशन देख लो तो आपका आंसर आ जाएगा. चलिए मैं करके देख लेता हूँ क्या हमें मिलता है. अगर मैं ए ऑप्शन की तरफ अप्रोच करता हूँ, सो dn रिलेशन में दिया गया है तो dn की जगह मैंने रख दिया n प्लस 1 बाई 2 ग्रेटर और इक्वल टू n स्क्वायर बाई 2. सो 2 से 2 कैंसिल हो गया जी, हमें क्या मिला, n स्क्वायर प्लस n is greater than equal to n square. This implies n is greater than equal to what, a 0, that is greater than equal to a 0, right. Is it okay, हाँ sir, it is okay. So what happen, अगर n greater than equal to 0 है तो obviously n greater than equal to 2 भी हो गया है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ कम टू द b1. dn इसमें रख के देखिए बेटा, n plus 1 by 2 is greater than equal to 2n square by 3. So what is this value, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3n square plus 3n greater than equal to 4n square. Is it 3n square plus 3n greater than equal to 4n square? So this implies that 3n is greater than equal to कितना हो गया जी हमारे पास, n square, right. So क्या वैल्यू आ गई जी आपके पास, अगर हम इसको कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, सो व्हाट हैपन, n इज लेस और इक्वल टू 3. इज इट, नो, दैट्स अ रॉन्ग थिंग. सो क्लियरली ये इनइक्वालिटी मेरे पास सेटिस्फाई नहीं कर रहा है जी. कम टू द नेक्स्ट वन. व्हाट इज दैट, दिस इज अ c1. c की तरफ अप्रोच करते हैं तो n प्लस 1 बाई 2 इज अ लेस और इक्वल टू 3n स्क्वायर बाई 4. सो व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस सिंपली इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 हो जाएगा आपके पास. सो इसकी क्या वैल्यूज आ गई जी, 2
n square plus 2n less or equal to 3n square। यहाँ पे क्या बचा जी, 2n less or equal to n square, n से n cancel, that means n greater than equal to 2, is it? n greater than equal to 2 के लिए यानी कि C भी करेक्ट हो गया है जी। D को भी देख लीजिए अपना, D क्या कहता है आपका, so that is a value n plus 1 is strictly n plus n square by 2, right? So by 2 भी है यहाँ पर बेटा, so that means what happen, that is n square plus 2n strictly less than 2n, 2 का मल्टीप्लाई किया प्लस n स्क्वायर, सो दिस कैंसिल विद दिस वन, क्या हुआ जी, n स्क्वायर लेस देन n स्क्वायर, इज इट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, तो ये भी आंसर नहीं हुआ है जी। होप सो इस क्वेश्चन में बहुत बिगेस्ट बात नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ हमें ये देखना था कि डायमेंशन कैसे उसकी हम जानते हैं या नहीं, और उसके बाद कंडीशंस को सारी हमें चेक करना था बेटा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। So now then let F be the field with 81 elements, okay, and K be a subfield with 9 elements. The dimension of F as a vector space, dimension पूछी गई है जी बच्चा लोग, be careful, dimension of F as a vector space over the field K is, सबसे पहले तो आप नोटिस ये कीजिए जो हमें फील्ड दिया गया है उसकी कार्नलिटी क्या है बच्चा पार्टी। So what is the cardinality of F? F is equal to 81 elements, that means कितना कह सकते हो, 3 तिया 9 ते 27 तिया 81, 3 की पावर 4 हो गया जी, 3 तिया 9 ते 27 तिया 81, okay, and what is the cardinality of the subfield K? The cardinality of the field is equal to 9 which is equal to 3 to the power 2, क्या ये नंबर इसको डिवाइड करता है, yes that is divide, 2 divides 4, इसका मतलब ये सबफील्ड है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, okay, then the dimension of F as a vector space over K is, right? So अब आपसे डायमेंशन पूछ रहा है कि डायमेंशन निकालिए जी आप, डायमेंशन ऑफ फील्ड ओवर K कितना आने वाला है, दैट इज नथिंग बेटा, जैसे डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आया है ना आपके पास, क्या आया, 2, 2 विल बी द डायमेंशन। मैं आपको बता देता हूँ, एक जनरल रूल लिखवा देता हूँ, दैट इज ए थिंग। तो आपके पास डायमेंशन कितनी आ गई है जी, आंसर तो आ गया है जी आपके पास 2 करेक्ट, बट व्हाट इज द रूल। अच्छा, और यहाँ पर एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कि कितने एलिमेंट का आपके पास फील्ड है जी, डायमेंशन उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो ये सब बातें या डायमेंशन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं जी, तो उसको ध्यान रखिएगा। नाउ देन व्हाट हैपन, आपके पास रूल क्या है, आप सिंपली लिखेंगे लेट F be the field, let F be the field with p to the power n elements, and K be the subfield, and K be the subfield of F with p की power k elements, then dimension of F over K is equal to, कितनी हो जाती है जी, सिंपली n by k, जो भी डिवाइड करके वैल्यू आएगी दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ द फील्ड ओवर द सबफील्ड के। बस कभी कभी क्या होता है ध्यान रख लीजिएगा, वो सबफील्ड कह रहा है तो बात अलग है, अदरवाइज चेक भी कर लीजिए, कभी डिवाइड ही ना कर रहा हो, नहीं कर रहा हो तो सबफील्ड ही नहीं बन रहा होगा, वहां ऐसी गलतियां कर देते हैं, तो उन चीजों को ध्यान रखना है, नन ऑफ दिस ऑप्शन होगा जरूर उस केस में। क्या आंसर मिल गया जी, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया है, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल 6 क्रॉस रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैं नहीं बताने वाला, आप सोचिए कितनी होगी जी, डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस of all 6 cross 6 real matrix give symmetric matrix is what, तो याद कीजिए जी कितनी डायमेंशन होती है जिसकी की कितनी होती है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डायमेंशन, चलिए हम ही बता देते हैं। क्या होती है इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, किस सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, यानी कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू और माइनस ए, एक ऐसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और क्या डायमेंशन होती है, डायमेंशन ऑफ
skew symmetric matrix, skew symmetric matrices कितनी होगी जी? दैट इज इक्वल टू n n-1/2। भैया आपको n की वैल्यू क्या दी गई है? n की वैल्यू दी गई है जी 6, तो कितना हो गया जी? 6 व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वल टू 3 into 5, तो कितना आया जी? 15 इज द करेक्ट ऑप्शन। सो D1 इज द करेक्ट वन। 15 आपके पास आंसर आ गया है। तो कुछ इसकी क्लियर बेटा? देखो या तो याद रख लो या फिर निकालना जान लो कि हमें कैसे निकालनी है इनकी मैट्रिसेस की। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है? यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट हमारा? कौन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? करेक्ट के लिए पूछा है जी, करेक्ट के लिए आपको फोर्स कर रहा है। देयर इज नो वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 1। सो क्या इन्फॉर्मेशन क्या पूछा जी आपको? इसने वर्ड यूज कर दिया है यहाँ पर, नो वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 1। क्या ये बात सही कह रहा है? सोचिए बेटा, काउंटर एग्जांपल लेके आइए मेरे पास। सो याद आ गया सर? क्या? ए के लिए काउंटर एग्जांपल, आर ओवर आर कितनी डायमेंशन? 1। सी ओवर सी कितनी डायमेंशन? 1। अरे सर फील्ड ओवर फील्ड हमारे पास कितनी डायमेंशन? 1। सो दैट मीन्स दैट इज ए गुड थिंग। कितना मिल गया? ये तो बात गलत कह रहा है जी, करेक्ट ढूंढना है, करेक्ट। ये तो बात गलत कह रहा है हमें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, इसने सेकेंड स्टेटमेंट क्या? एनी थ्री वेक्टर ऑफ any three vectors of a vector space of dimension 3 are linearly independent। any three vectors, इसने कहा है कोई भी तीन वेक्टर्स ले लूं मैं ऑफ ए वेक्टर स्पेस ऑफ डायमेंशन 3। सो डायमेंशन 3 का वेक्टर स्पेस हमने बी के लिए हम बात करते हैं कि भाई हमने R3 ले लिया। ओके, इसने कहा एनी थ्री वेक्टर, कोई भी थ्री वेक्टर्स ले लो, वेक्टर स्पेस ऑफ a dimension 3 are linearly independent। तो हमने कहा कि ठीक है जी, एक काम करते हैं, एक साथ ले लेते हैं। किसमें? एक तो ले लेंगे इसमें 1 0 0 0 1 0 और 0 0 0। इसने तो एनी वर्ड यूज किया है ना, एनी थ्री वेक्टर्स। मैंने तीन वेक्टर्स ले लिए जिसमें मैंने क्या ले लिया जी? एक वेक्टर 0 0 ले लिया, दिस वन दिस वन दिस वन, राइट। सो अब बताइए क्या ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है? नहीं है, नॉट। So that means due to the any, इसने क्या कहा? इसको मना करा दिया है। तो ये भी आंसर नहीं है जी, करेक्ट। सो नाउ देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है जी? सी पे आ गए हम लोग। सी में कहा देयर इज वन एंड ओनली वन बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशन। देयर इज only there is one and only one basis of a vector space of a finite dimensional। आप ये बात तो जानते ही हैं बेटा, बेसिस इज नॉट अ यूनिक। तो कैसे हो सकता है कि देयर इज वन एंड ओनली वन बेसिस फॉर द वेक्टर स्पेस? अब आप मैं आपको कहूँ कि मैंने ठीक है वेक्टर स्पेस मैंने क्या ले लिया जी? मेरा R2 है, तो 1 0 0 1 इज द बेसिस, राइट। ये भी हमारे पास बेसिस है, और कोई हम अदर बेसिस भी दो अनदर वेक्टर्स भी ले सकते हैं हम इसके लिए, एलाई वेक्टर्स की भाई दूसरी ले लूँ मैं, ठीक है, A0 और 0A, राइट। ये तो हमारे पास यूजुअल बेसिस थी, तो दैट मीन्स जो स्पान कर देंगे उसको तो बहुत सारी बना सकते हैं ना बेटा में से, राइट। दैट इज अ थिंग, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ये बात तो ऑटोमेटिकली हम जानते हैं, इसमें हमें देखना भी नहीं है। So this is what there is a one and only one basis of a vector space of one dimensional vector space। ये गलत बात हो गई है जी, बिल्कुल गलत है, यूनिक नहीं होती है बेसिस, ठीक है। सो नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। बचा क्या? नन ऑफ दिस। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है जी? और बाबा, which of the following subset of R4 is a basis of R4? बेसिस निकालना है, इसका मतलब मुझे चेक करना होगा जो भी मुझे B1 B2 B3 दिए गए हैं क्या वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। सो चलिए जी, सबसे पहले हम किसको देख लेते हैं? हम सबसे पहले देखते हैं B1 को ही अपने। B1 क्या दिया गया है जी? 1 0 0 और 0। दूसरा क्या दिया गया जी? 1 1 0 0। तीसरा क्या दिया जी? 1 1 और 1 0। और फोर्थ क्या दिया गया जी? 1 1 और 1 और 1। दैट मीन्स ये तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे दीजिए, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे दी गई है। ओके, डेफिनेटली वी कैन नॉट रिड्यूस द rank of this matrix, and this implies that the all vectors are linearly independent।
एंड वी ऑल्सो नो दैट लीनियरली इंडिपेंडेंट है हम और एक वेक्टर, यानी कि कैसे वेक्टर R4 में कैसे होते हैं, A B C D, राइट, बिकॉज दीज आर द जनरल वेक्टर ऑफ द R4, तो हर एक एलिमेंट को हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं जी, दैट इज ए थिंग। सो व्हाट हैपन, दैट इज ए बेसिस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, B1 तो करेक्ट है जी हमारे पास। लेकिन कम टू द B2 को भी देख लेते हैं क्या ऐसा होता है क्या, राइट। B2 में क्या कहा उसने, 1 0 0 0, दूसरा वाला 1 2 0 0, नेक्स्ट वाला 1 2 3 0 और फोर्थ 1 2 3 4, this is the matrix, again lower triangular matrix, right, so no matter they are all linearly independent factors, Li दिए गए हैं, तो अब क्या कहें हम, नेचुरली अगर मैं इसको रिड्यूस करूंगा ना बेटा, और भी रिड्यूस करूंगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगुलर पे मैट्रिक्स बची रह जाएगी मेरे पास, इसको भी रिड्यूस करूंगा ना तो डायगोनल पे सॉरी, ट्रायंगुलर तो ऑल ओवर ट्रायंगुलर तो है ही है, डायगोनल के ही एलिमेंट बचे रह जाएंगे और सारे के सारे नॉन जीरो होंगे जी, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया जी हमारे पास, यस वी कैन हैव एन बेसिस, सो दैट मींस व्हाट हैपन, ये भी हमारे पास ट्रू रिजल्ट है जी, ये भी बेसिस है मेरे पास। कम टू द थर्ड वन, B3 में गए तो क्या है जी, हमें दिया हुआ है मैट्रिसेस, हमें दिया गया है 1 2 0 0, अनदर वन इज a 0 0 1 1, third one is a 2 1 0 0, and the last one is minus 5 5 minus 5 5 and 0 0, this is the matrix, this is the matrix given to us। तो भाई मैट्रिक्स भी हमें मिल गई है, तो चलिए अब इसको हम देख लेते हैं, इसको हमें रिड्यूस करना ही पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन नहीं है। सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू रिड्यूस दिस वन, यू कैन नोटिस दैट मैं सबसे पहले R3 और आपके पास R4 में मैं स्टडी करता हूँ। सो व्हाट दैट मीन्स, R4 को अगर मैं क्या कहूँ, R4 में मैं R1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि R4 प्लस 5R1 अगर हम कर दें इसके अंदर, तो दिस विल बी ऑटोमेटिकली रिड्यूस, व्हाट हैपन, क्या बन के आएगा जी, 1 2 0 0 रखो, 0 0 1 1 एज एज ही रखो। इसके सबसे लास्ट स्कोर मैं R3 में भी कर देता हूँ, सो दैट मीन्स R3 के साथ क्या किया जी, R3 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं 2 टाइम्स ऑफ R1 से, नाउ आई विल गेट समथिंग। R3 पड़ा हुआ है जी, तो मैंने 2 में से किया तो फर्स्ट टपल तो मेरे पास 0 आ गया है जी, ठीक है ना। सो नाउ देन ये कितना हुआ 4, और 1 माइनस 4 दैट मीन्स यू आर गेटिंग ए 3, और वो भी कितना, माइनस का 3, ठीक है ना। सो व्हाट यू आर गेटिंग 1 माइनस 4 दैट इज ए माइनस 3। नाउ देन नेक्स्ट वैल्यू इज 0, अनदर वैल्यू इज आल्सो एट 0, ओके। तो फर्स्ट टपल आपके पास 0 आ गया जी, यहाँ से क्या मिल गया आपको, माइनस 3, एंड द नेक्स्ट वैल्यूज आर 0 0। Now then come to this one, what happened, आपने 5 का मल्टीप्लाई किया था और ऐड किया इसमें, so the first value is equal to 0, और यहाँ पर क्या मिला आपको, you are getting, इसको चेन हो गया था 5 minus 5, that means this is equal to simply what ऐड कर रहे हो ना, 10 और 5 कितने हो गए जी, 15, और क्या आ गया जी 0 0, this is the value। अब आप वापस रिड्यूस कीजिए, इसमें क्या करना होगा आपको, R3 के अंदर आप कहें, R3 में ही आप जो है ऐड कर दीजिए R4 को, कितना, 5 ऑफ R3 प्लस R4, सिंपली क्या आ जाएगा जी, 0 वेक्टर मिल जाएगा बेटा। सो दैट मीन्स 0 1 0 1 1 and 0 minus 3 0 0, you are getting the 0 0 last vector, so this is not linearly independent, not alike, ये अलाइक नहीं रहा है जी, ये सिंपल मेथड है, इसी से ही करना पड़ेगा आपको, या तो टेक्निक देख लीजिए कि हाँ ओके ये हो रही है हमारे पास, ये ट्रायंगुलर आ गई, फिर और रिड्यूस करेंगे, ट्रायंगुलर एलिमेंट बचेंगे, अलाइक हो गए। और वैसे भी B1 और B2 तो सेम ही नेचर के हैं, बिल्कुल भी कोई सोचना ही नहीं था। ओके तो B3 को चेक किया, द प्रोसेस दिस वन आपको दे दिया है, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ, B1 एंड B2 आर द लीनियरली इंडिपेंडेंट और बेसिस से ऑफ फॉर दिस वन बट नॉट B3, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस वन। चलिए जी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, यस हमें दिया गया है पीबी, लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू पीबी, ये सब प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप लोगों से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते रहे और पूछे जाएंगे आगे, क्योंकि यही जनरल क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, ठीक है ना। बस कंडीशंस को हमें थोड़ा बहुत घुमाता रहता है एग्जामिनर, तो आपको उस पर ध्यान देना होगा कि कंडीशंस में कहाँ वो फोकस कर रहा है। हमें डब्ल्यू कैसे सब स्पेस दिया गया है, पीबी, यानी कि पॉलिनोमियल है बट ओवर द मैट्रिसेस सच दैट P इज ए पॉलिनोमियल विद रियल कोएफिशिएंट, और B की वैल्यू क्या दी गई है जी, B की वैल्यू दी गई है जी हमें
B is equal to 0 1 0 0 0 1 1 0 0, right? The dimension of D of the vector space W satisfy किसको satisfy करेगा जी? दो तरीके हैं बेटा से करने के। क्या? क्योंकि देखो ये पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल कैसे होते हैं, हमारे पास होता है जी 1, होता है x, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ऐसे ही तो पॉलिनोमियल होते हैं n डिग्री के। अब लेकिन इनके प्लेसेस पे इसने क्या कहा है कि जी नहीं मैट्रिसेस आने वाली है 1b, बी स्क्वायर, बी क्यूब एंड सो ऑन, ऐसी मैट्रिसेस आने वाली हैं। तो आप ये देखिए सबसे पहले इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या बनता है बेटा बी मैट्रिक्स का। जो मुझे बी दी गई है मैंने कहा कि लैम्डा की क्यूब, ओके, माइनस ट्रेस कितना है 0 इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्रेस के बाद मैं क्या करूंगा a11 का कोफैक्टर, दैट मींस a11 प्लस a22 प्लस a33 और लैम्डा एंड देन डिटरमिनेंट कितना आ रहा है बच्चा लोग इसका, नोटिस कीजिए इसके रेस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। सो दैट मींस दिस इज गोइंग टू बी 0, दिस इज इक्वल टू व्हाट 1, so that means minus plus and then minus 1 is equal to a 0, right? This is the determinant। अब a1 a2 a3 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। a1 का मतलब आपके पास क्या हो गया जी, so now then अगर a1 इसके यानी कि दिस इज द स्मॉल a11 ना, कोफैक्टर मैंने कैपिटल लिख दिया तो दिस इज गोइंग व्हाट इज दिस इज अ 0, again what is the value of this one, this is going and that is going, so this is 0, again 0 and then plus what happened, इसको correspondingly and इसको corresponding we are again I'm getting the 0, so that means anyhow you are getting lambda cube minus 1 is equal to 0 implies lambda की cube is equal to 1। और हम जानते हैं बाय द कैली हैमिल्टन थ्योरम एवरेज स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, यानी कि बी का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ये है तो डेफिनेटली बी को उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, यानी कि बी क्यूब इज इक्वल टू आइडेंटिटी आपके पास आ गया है जी। ओके, बी क्यूब आइडेंटिटी आ गया है तो क्या फर्क पड़ता है जी, इसका मतलब आपके पास जो हम कह रहे हैं कि जो पीबी हमने बनाया है पॉलिनोमियल ऑफ रियल कोएफिशिएंट्स, आप नोटिस कीजिए उसके अंदर क्या क्या आएंगे। फर्स्ट हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स आएगी, बी आएगी इसकी बेसिस में, बेसिस, सो व्हाट हैपेंड, 1 भी आया, बी मैट्रिक्स भी आया, बी स्क्वायर भी आया, जैसे ही बी क्यूब आया, बी क्यूब की वैल्यू क्या है जी 1, तो ऑब्वियसली अगर मैं कहूंगा b4 की वैल्यू क्या हो जाएगी जी b, एंड सो ऑन बढ़ती चली जाएंगी। सो एनी हाउ आपके पास रिजल्ट कितने मिलेगी 1b और b स्क्वायर, तो बेसिस में तो तीन ही एलिमेंट है इस pb को जनरेट करने के लिए, इस w को जनरेट करने के लिए। इज इट ओके? सो अब इसने क्या पूछा है, डायमेंशन d ऑफ द वेक्टर स्पेस w सेटिस्फाई, d हमारे पास है, सो d की क्या वैल्यू होगी जी, जैसे इसमें 3 दिखाई दे रहा है ना आपके पास, डायमेंशन ऑफ w इज इक्वल टू व्हाट 3, जिसमें 3 दिखाई दे जाए यानी कि c और d बोथ आर द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस वन। इज इट ओके? तो चलिए जी मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। Yes, let C be n cross n real matrices and let W be the vector space spanned by 1 C square dot 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 C to the power n. Then the dimension of the vector space W is, क्या दी गई है देखो, फिर वापस उसी तरीके सिचुएशन दी गई है हमें, क्या हमें कहा गया है W B C be the n cross n matrices, C को इसने इंफॉर्मेशन दी गई है जो है मेरे पास M वो n cross n matrices है, राइट। लेट W बी द वेक्टर स्पेस स्पान्ड बाई, किससे स्पान हो रहा है, वेक्टर स्पेस W है, स्पान होता है किससे 1 से C से C स्क्वायर डॉट 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 C की पावर 2n से, इनसे स्पान हो रहा है। ओके, देन डायमेंशन ऑफ द W, स्पान तो हम ज्यादा वेक्टर लेके भी कर सकते हैं ना बेटा। ओके, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है हमारे पास, तो आप नोटिस क्या करोगे, n क्रॉस n की मैट्रिक्स को जनरेट करने के लिए कितनी बेसिस में एलिमेंट की आवश्यकता थी, एट मोस्ट m की, अधिकतम n की आवश्यकता थी, रेस्ट तो हमारे पास एक्स्ट्रा ही पड़े हैं ना, cn भी आया होगा, cn प्लस 1 भी आया होगा, डॉट डॉट डॉट, तो ये n वेक्टर ही जनरेट कर सकते हैं इसको, तो दैट मींस एट मोस्ट n is the correct option if the question is in the B part, or if it is in the C part then you have to choose the both this one, at most 2n or at most n। ठीक है जी, these are the two options, so be careful about that question, क्या आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है, यस, the dimension of the vector space of all symmetric matrices of order n cross n with real entries and trace equal to 0 is, क्या कहा,
vector space of all n cross n matrix, symmetric matrix. Symmetric matrix माइंड में तुरंत आएगा A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। और डायमेंशन कितना होता है जी, अब चूंकि हम इतनी बार इसका डायमेंशन बता चुके हैं आप लोगों को बेटा, अब तो ये आपको यूज टू हो चुके होंगे। जिसके मेन पर्पज यही होता है कि यूज टू हो जाए हम चीजों का। जब हम चीजों के यूज टू हो जाते हैं ना, तो हमें फिर दिक्कत नहीं रहती, हम पता होता है वो ठीक है ये दिस इज आंसर की हम जानते हैं बहुत सारी चीजों का। तो क्या हो गया जी, एन एन प्लस वन बाई टू दैट इज द डायमेंशन ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतने फ्री वेरिएबल हैं। अब इसने क्या कहा इस मैट्रिक्स में, विद रियल एंट्री विद ट्रेस इज इक्वल टू जीरो। ट्रेस इज इक्वल टू जीरो होने का मतलब क्या हुआ जी, आपके पास जो एंट्रीज आपके पास यहाँ पड़ी हुई थी, ये एन एंट्रीज, इनका सम ही तो जीरो हुआ ना। सो दैट मीन्स A11 प्लस A22 प्लस डॉट 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 प्लस ANN इज इक्वल टू जीरो। यानी कि किसी एक वेरिएबल को आप क्या लिख सकते हो, अदर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो जी, ANN। तो एक तो आपने वैल्यू एक की फिक्स कर दी, इसका मतलब टोटल फ्री वेरिएबल में से एक घटा दीजिए जी, यू विल गेट योर आंसर। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी तो कितना हुआ जी आपके पास, n स्क्वायर प्लस n बाई टू माइनस वन। इज इट द आंसर? यस, द C इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? दैट्स गुड बेटा। तो चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इंफॉर्मेशन देता है जी, यस, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस हमें दिया हुआ है यहाँ पर। तो क्या दिया है इस क्वेश्चन में, हमें दिया गया है द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल सिमेट्रिक मैट्रिक्स A is equal to A JK of order n cross n with real entries E110 entries between। तो बच्चा देखो इसमें कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं है, सिंपल हमें बस कंडीशन पे ही ध्यान रखना होता है। हमें ये कह दिया गया है कि भाई ये मैट्रिक्स है मेरे पास, और क्या होती है जी मैट्रिक्स, इसके अंदर ये कुछ ऐसी मैट्रिक्स होती है कि आप ये कहेंगे कि भाई जो हमारे पास A11 है, A12 है, डॉट 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 AN1 है, ये वेरिएबल इस पे डिपेंड करता है, यानी कि A21 पे, इन दोनों में से एक ही आएगा। टोटल हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कितने होते हैं जी, n स्क्वायर माइनस n बाई टू टोटल। अगर मैं एक साइड के कहूँ, एक ही तरफ के, दिस इज वन, ओके, दिस इज दैट थिंग, ओके जी। तो चलिए ये तो हमें इंफॉर्मेशन मालूम हो गई। हम ये भी जानते हैं कि डायगोनल्स पे एलिमेंट्स जो होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, दीज ऑल आर द n एलिमेंट। और टोटल इसमें वेरिएबल्स कितने होते हैं, वो होते हैं जी n स्क्वायर। ये सारी इंफॉर्मेशन हम जानते होते हैं बेटा, इसमें ऑलरेडी कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। अब आप इसने क्या कहा है आपको, A11 की वैल्यू को इसने कह दिया कि जीरो, A11 इज इक्वल टू जीरो। और साथ में दूसरी क्या कंडीशन दी आपको, दूसरी कंडीशन दी है कि ट्रेस भी जीरो, A11 प्लस A22 प्लस डॉट 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 A एन एन इज इक्वल टू जीरो। इसका यहाँ यूज किया तो दिस वैल्यू जीरो, तो इसका मतलब क्या हो गया जी, A22 इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ A33 प्लस A44 प्लस डॉट 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 A एन एन। तो एक तो यहाँ पर आपने डिपेंडेंट कर दिया, एक यहाँ पर आपने डिपेंडेंट कर दिया, तो दो दो डिपेंडेंट कर दिए ना आपने। टोटल सिमेट्रिक मैट्रिक की डायमेंशन आपने कितनी निकाली थी, अभी अभी निकाली थी जी, n स्क्वायर प्लस n बाई टू, राइट। अब एन स्क्वायर प्लस एन बाई टू आपके, आप एन प्लस वन बाई टू आप निकाल के आए थे, और अब आपने दो और माइनस करने हैं जिसमें से, तो कितना बचेगा जी आपके पास, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस फोर बाई टू। दैट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? देखो बेटा, मुझे तो सिंपल एक ही बात पता है कि इन सब चीजों को ना आप जरूरी नहीं कि ऐसे लिखो, चाहे आप वेक्टर की फॉर्म में लिख लो, लेकिन देखो इसने यहाँ ट्रेस और इन सब की बात की है, सिंपली आप छोटी छोटी मैट्रिक्स से भी देख सकते हैं। बट ये तो ऐसे जनरल हो गए हैं कि भाई सिमेट्रिक होगी, इसकी सिमेट्रिक होगी, कैसे डायमेंशन ड्राइव करते हैं, सब हमें मालूम है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देता है जी, यस, let V be the vector, be the three-dimensional vector space over the field Z3 and three element, the number of one-dimensional subspace of P। देखो वन डायमेंशनल से सब स्पेस के क्वेश्चंस भी पूछ लिया गया है हमारे से। हमें क्या दिया गया, वेक्टर स्पेस की डायमेंशन, ठीक है। हम मैं आपको सिंपली फॉर्मूला लिखवा देता हूँ बेटा इसके अंदर, ठीक है। अगर भी मेरे पास वेक्टर स्पेस है एन डायमेंशनल का, ओके, और आर डायमेंशनल के हमें वेक्टर स्पेस पूछ ले, तो सिंपली क्या होता है जी हमारे पास फॉर्मूला, p की पावर n माइनस वन, p की पावर n माइनस p डॉट 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 p टू द पावर n माइनस p टू द पावर r माइनस वन।
राइट, यहाँ तक आप जाइएगा और नीचे p टू द पावर r माइनस वन, p टू द पावर r माइनस p डॉट 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 p टू द पावर r माइनस p टू द पावर r माइनस वन तक चले जाइएगा। दीज आर द, मैंने कहा कि r डायमेंशनल सब स्पेस हो जाएंगे ओवर द वेक्टर स्पेस ऑफ n डायमेंशनल। ये है आपके पास ओवर द फील्ड ZPV। p की वैल्यू कितनी है आपके केस में 3 है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द p इन योर केस इज 3 एंड n इज इक्वल टू इज ऑल्सो 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है और r की वैल्यू 1 है जी। सो दैट मीन्स 3 की पावर 3 माइनस 1, इसके बाद तो नहीं जाने वाला, 1 1 माइनस 1 0, यानी कि 1 तक ही जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ जी, 3 की पावर माइनस 1, व्हाट इज दैट, 3 तिया 9 तिया 27, 27 माइनस 1 26 बटे 2 इज इक्वल टू 13। तो करेक्ट ऑप्शन इज द A1। ऐसे में बहुत सारे हम फास्ट करना भी शुरू कर देते हैं जब बेटा हम यूज्ड हो जाते हैं चीजों के। सो चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, यस लेट, ये भी हमें देखा जाए तो सब स्पेस का ही हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। इंटरसेक्शन हमेशा ही सब स्पेस होता है, यूनियन तभी होता है आइदर V1 is contained in V2 और V2 is contained in V1, तभी पॉसिबल है। तो इसने नेसेसरली कहा है, नेसेसरली है सब स्पेस ऑफ, ये नहीं कह सकते आप। सम इज ऑलवेज, और इसमें से क्या 0 0 0 वेक्टर आपका बाहर कर दिया है जिसने, जो डॉट डॉट 0 0 वेक्टर्स, क्योंकि इन दोनों में क्या था, V1 माइनस V2 किया गया है, ठीक है। दैट मीन्स X बिलोंग्स इन V1 एंड Y डज नॉट बिलोंग्स टू, बट 0 तो दोनों में था, इसका मतलब 0 वेक्टर नहीं होगा, तो ये भी नहीं होने वाला है जी। इज इट ओके? तो चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, लीजिए जी। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है जी, आप थे वाईफाई स्टडी CSI नेट चैनल पर और आप देख रहे थे मेरी वीडियोस को। सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल वाईफाई स्टडी CSI नेट को। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।